हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का यूनिट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट पढ़ेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की और देखते हैं क्या क्या है चैप्टर में। चलो लेट्स गो। सबसे पहले कॉस्ट कंसेप्ट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्स के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। क्या क्या? अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेस इकोनॉमिक कॉस्ट। बच्चों, व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट में आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, रिकॉर्डेड पेमेंट दैट इज वेजेस, रेंट एंड मटेरियल। समझते हैं थोड़ा सा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो आप बाहर से फैक्टर्स हायर करते हैं और उनको जो कॉस्ट पे करते हैं इन कैश, मतलब जो एक्चुअल पेमेंट होती है। सपोज आपने लेबर हायर करे, उनको आप वेजेस दे रहे हो, या फिर आपने फैक्ट्री रेंट पर ली, आप रेंट पे कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो, कोई भी रिसोर्सेज जो आप हायर कर रहे हो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अगर आप सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज अपने बिजनेस में डालते हो, जैसे कि फैक्ट्री आपने रेंट पर ना लेके परचेज ही कर ली, तो जो उसका रेंट का अमाउंट है वैसे तो आप उसको अपनी अकाउंटिंग में शो नहीं करोगे कहीं पर भी, लेकिन फॉर कंपैरिजन पर्पस वो एक कॉस्ट तो है कि अगर आपने रेंट पे ली होती तो ये कॉस्ट जाती, जो कि अब नहीं जा रही। राइट, सो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। कल को जब आप सीए बनोगे तो आपने अपनी फर्म में मान लो एक सीए अपॉइंट करना है। ठीक है, तो आपके पास या तो ऑप्शन है कि आप सैलरी पे करके एक सीए को अपॉइंट कर लो, तो वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन आप खुद सीए हो तो आप वो सर्विसेज अपनी फर्म को खुद ही देना शुरू कर देते हो कि क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही सीए हूं। तो वो जो अब आपकी खुद की रिसोर्सेज की कॉस्ट है, खुद के सेल्फ ओन्ड स्किल्स की कॉस्ट है जो आप अपने बिजनेस में दे रहे हो, वो होगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलो। तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जो कि रिकॉर्डेड पेमेंट्स होती है लाइक वेजेस, रेंट, मटेरियल की कॉस्ट, ये सब होती है हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट। फिर आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब कि अकाउंटिंग कॉस्ट दैट मींस एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट। मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आ जाती है, एक्सप्लिसिट भी और इंप्लिसिट भी। याद रहेगा, इकोनॉमिक कॉस्ट में कौन सी आएगी बेटा? एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट दोनों। सिंपल कंसेप्ट है ना। और अगर हम अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलो। और क्या क्या इसमें? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ओनर्स रिसोर्सेज, खुद के रिसोर्सेज। एग्जांपल सैलरी फॉरगॉन, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। सैलरी फॉरगॉन मैंने बता दिया आपको कि आप सैलरी ना देके खुद ही वो काम कर रहे हो अगर, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। ठीक है ना। तो क्या क्या समझ आया? इकोनॉमिक कॉस्ट हेल्प्स टू डिसाइड वेदर अ बिजनेस इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जहां पर आपका टोटल रेवेन्यू इकोनॉमिक कॉस्ट के बराबर है। और इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट। अगर आपका टोटल रेवेन्यू इन दोनों के बराबर हो जाता है सो दैट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। या फिर बिजनेस एबनॉर्मल प्रॉफिट कर रहा है कि जहां पर आपका रेवेन्यू इकोनॉमिक कॉस्ट से ज्यादा है। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है? एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट। तो अगर आपका टोटल रेवेन्यू इन दोनों कॉस्ट से ज्यादा है तो आप क्या कहोगे कि बिजनेस अर्न कर रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट। और अगर आपका टोटल रेवेन्यू इकोनॉमिक कॉस्ट के बराबर आ जाता है तो आप क्या कहोगे? बिजनेस में हो रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब आता है आउटले कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट मतलब जो एक्चुअल में कैश स्पेंड हो रहा है या जो बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आप कहोगे सर तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब भी आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं तो आप उसमें से कोई ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो और किसी को छोड़ देते हो। तो जिस भी ऑल्टरनेटिव को आप छोड़ते हो उसकी कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स हैं तो आप कोई ना कोई एक सिलेक्ट करोगे ऑल्टरनेटिव, तो जो भी ऑल्टरनेटिव उसका अगला नेक्स्ट होगा, यानी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या मतलब? वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसको आपने छोड़ दिया, जैसे कि इंटरेस्ट लॉस्ट ऑन ओन कैपिटल। ठीक है, एग्जांपल में चूजिंग टू स्टडी सीए या फिर अपॉर्चुनिटी, तो फिर इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? सैलरी फ्रॉम अ जॉब, है ना। अब आप मतलब जॉब कर सकते हो या फिर आप स्टडी कर रहे हो सीए की। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो जो सैलरी आपकी जॉब की वो क्या होगी आपके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चों, फिर आता है डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड आपकी प्रोडक्शन से, और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो आपकी प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली लिंक्ड है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट दैट इज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट ए। भाई प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, उसके लिए ये रॉ मटेरियल लग रहा है, तो ये इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या हो गया? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, अब ये किसी प्रोडक्ट से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल पूरी फैक्ट्री में, पूरी कंपनी में, पूरी बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो उसका किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेशन नहीं है, पर कॉस्ट तो है, तो दैट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट।
और क्या हो सकता है, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है बच्चों, चलो इंक्रीमेंटल वर्सेस संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल मतलब नाम से क्या पता लग रहा है, एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम अ डिसीजन। एग्जांपल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी। अब आपको एकदम से लगा कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आपने एक न्यू मशीन डाल दी, तो वो जो न्यू मशीन है उससे आपकी कॉस्ट बढ़ गई। पहले एक कॉस्ट थी आपके ऑलरेडी बिजनेस की, वो कुछ अमाउंट से बढ़ गई क्योंकि आप एक न्यू मशीन ले आए। तो दो जितनी भी कॉस्ट बढ़ी है दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। फिर आता है बच्चों संक कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी होती है, कैन नॉट बी रिकवर्ड। एग्जाम्पल में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, आपने एडवर्टीजमेंट कर दी बिजनेस के लिए, अब क्या उसको जिंदगी भर काउंट करते रहोगे, लग गई खत्म हो गई, अब उससे बिजनेस आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। तो संक कॉस्ट मतलब जो लग जाती है, डूब जाती है, खत्म हो जाती है लग के। ठीक है ना, इग्नोर इन फ्यूचर डिसीजंस, हम हर फ्यूचर डिसीजंस में उस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को काउंट नहीं करेंगे। तो संक मतलब डूबना, राइट, तो जो कॉस्ट डूब जाती है। फिर आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्सेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब ओरिजिनल परचेज प्राइस, आपने कोई मशीनरी परचेज करी 5 लाख रुपए की, अब वो हिस्टोरिकल हो गई है, अब आप उससे प्रोडक्शन करते जा रहे हो साल दर साल, उस पर प्रॉफिट निकाल रहे हो, ठीक है, उस पर आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट और इनकर्ड हो रही है, तो जो उसका परचेज अमाउंट था वो आपके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई है। फिर आगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नाम से पता लग रहा है कि करंट कॉस्ट टू रिप्लेस एन असेट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, की अगर आप आज अपनी मशीनरी या कोई भी एसेट रिप्लेस करते हो तो उसकी ये कॉस्ट है, तो दैट इज अ रिप्लेसमेंट अमाउंट। ठीक है बच्चों, चलो फिर आता है प्राइवेट कॉस्ट वर्सेस सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो फर्म के अंदर अंदर ही हो रही है, विद इन द फर्म, कॉस्ट बोर्न बाय द फर्म। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है, सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में एक्सटर्नल कॉस्ट भी आएगी, यानी आपके बिजनेस करने की वजह से जो सोसाइटी को कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। लाइक कोई ऐसी आप प्रोडक्शन एक्टिविटी या कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो कि आपकी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है जो पॉल्यूट कर रहा है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है या वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज का कॉस्ट इनकर्ड हो रही है सोसाइटी को आपके बिजनेस की वजह से, तो वो होगी सोशल कॉस्ट। ठीक है ना, वो होगी एक्सटर्नल कॉस्ट। तो उस एक्सटर्नल कॉस्ट को अगर हम प्राइवेट कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सोशल कॉस्ट। ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट देखो, पॉल्यूशन, कॉस्ट टू द सोसाइटी। ठीक है बच्चों, फिर आता है फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल। ये तो मेरे बच्चों को पता ही होगा, फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं होती, आपकी प्रोडक्शन से चेंज नहीं होती, ऐसे समझना है इसको कि आपको अगर प्रोडक्शन कम या ज्यादा कर रहे हो तो भी वो अमाउंट उतना ही है। जैसे रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, अगर आप फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो तो आप उतना ही दोगे, चाहे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होती है। अगर आप रॉ मटेरियल ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, कम लगाओगे कम प्रोडक्शन होगी, लेबर ज्यादा लगाओगे ज्यादा प्रोडक्शन होगी, कम लगाओगे तो कम प्रोडक्शन होगी। तो जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली वेरी कर जाती है वो वेरिएबल, और जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है वो फिक्स कॉस्ट है। तो डज नॉट चेंज विद द आउटपुट लाइक रेंट और सैलरीज। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, चेंजेस विद द आउटपुट लाइक रॉ मटेरियल, वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। ठीक है जी, ये आउटपुट के साथ चेंज होती है, ये चेंज नहीं होती। इजी है, चलो अब बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की। कॉस्ट फंक्शन मतलब जब भी मैं कोई फंक्शन वर्ड यूज करता हूं तो दैट मीन्स एक ऐसी इक्वेशन या फिर एक ऐसी रिलेशनशिप की बात करते हैं हम कि कौन कौन सी चीजों से आपकी वो जिसका भी हम फंक्शन निकाल रहे हैं वो अफेक्ट होती है। जैसे यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजों से कॉस्ट अफेक्ट होती है। ठीक है ना, तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट। जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं इकोनॉमिक्स में तो हम एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बारे में बात करते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट मेरी किस किस चीजों पे डिपेंड करेगी। तो लाइक आउटपुट, फैक्टर प्राइसेस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, टाइप्स के, एक तो हो गया शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन जहां पर कुछ फैक्टर्स मेरे फिक्स्ड होंगे, कुछ फैक्टर्स क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन में क्या होगा, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे। भाई देखो, जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो आप अपनी मशीनरी आपने परचेज करी बिजनेस में, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी शायद बात करी, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने बात करी है शॉर्ट रन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, रिटर्न्स टू स्केल की, है ना। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है कि जहां पर आप सारे के सारे फैक्टर्स नहीं बदल सकते, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हम कहते हैं कि सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, कि आपने अगर मशीनरी आज लिया तो 5 साल 10 साल बाद आप उसको भी चेंज कर दोगे, है ना। तो इसलिए लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल होते हैं, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, मोस्टली वेरिएबल होते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद आ गया शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वर्ड का मतलब क्या है, शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी कि कम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी बिजनेस की स्टडी करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो एक शॉर्ट रन स्टडी, उसको बोलेंगे शॉर्ट रन, यानी शॉर्टर टाइम पीरियड। लॉन्ग रन मतलब अगर आप किसी बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन, यानी एक लंबी जर्नी, एक लॉन्गर पीरियड। तो शॉर्ट रन मतलब एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स, जहां पर एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड। लॉन्ग रन में क्या होता है, जहां पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। सेम बात हमने करी ऊपर। फिक्स फैक्टर्स क्या है, लाइक बिल्डिंग मशीनरी कैनॉट चेंज क्विकली, इसलिए हम बोलते हैं कि शॉर्ट रन में कुछ हमारे फिक्स होते हैं, है ना, इनको आप जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना,
वेरिएबल फैक्टर्स में लेबर, रॉ मटेरियल कैन चेंज क्विकली, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल जो शॉर्टर ड्यूरेशन में भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फिर आता है शॉर्ट रन कॉस्ट कंसेप्ट। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट देखेंगे बच्चों। सबसे पहले देखो टोटल फिक्स कॉस्ट, नाम से क्या पता लग रहा है, डज नॉट चेंज विद द आउटपुट, जरा लाइक रेंट और सैलरी जो चेंज नहीं होती। ग्राफ देखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, जैसे कि हमने बात करी कि चेंज नहीं हो रही, तो देखो आप आउटपुट कुछ भी बना रहे हो, ये 12 है जैसे, तो 1 पे भी 12 है, 2 पे भी 12 है, 3 पे भी 12 है, 4 पे, 5 पे, तो जब ये हर एक पे 12 ही है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट। सो दिस इज अ टोटल फिक्स कॉस्ट जो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहती है। फिर हम बात कर रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, चेंजेस विद द आउटपुट। अगर हम यहीं पर ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बनाए, आगे आएगा वैसे डायग्राम, फिर भी देख लेते हैं यहीं पर ही साथ साथ। कह रहा है चेंजेस विद आउटपुट, अब आउटपुट के साथ साथ चेंज हो, यानी आपने जीरो आउटपुट बनाया तो कोई कॉस्ट नहीं है, जब आप आउटपुट बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो हमारी कॉस्ट साथ साथ चलेगी और इस तरीके से कर्व ऊपर जाएगा, यानी जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। ये थोड़ा कर्व्ड हम इसलिए बनाते हैं कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम रिलेशन हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसलिए हम कर्व्ड फॉर्म में बनाते हैं। और टोटल फिक्स कॉस्ट हमने कैसे बनाया, ऐसे ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। अगर इसी की बात करें, टोटल कॉस्ट क्या है इन दोनों का, टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब ध्यान दो, इनिशियली जब आप जीरो आउटपुट बना रहे हो तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट तो लगी रही है, और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देंगे जरा। अगर आप जीरो आउटपुट बना रहे हो तो ये तो जीरो है, लेकिन फिक्स कॉस्ट लग रही है 12, तो यानी मेरी टोटल कॉस्ट भी 12 ही हो गई, 12 प्लस जीरो इज 12। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर मैं कह सकता हूं कि मेरी टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट सेम होते हैं। तो यानी दोनों का जो इनिशियल पॉइंट होगा, अगर हम टोटल कॉस्ट कर्व भी बनाए यहां पर, तो दोनों का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो सेम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो सेम ही चलता रहेगा। अब ये मान लो चेंज हो रही है, ये 14 हो गई, प्लस का साइन है सॉरी, फिर ये 12 भी है, ये 15 हो गई, या ये 12 भी है, ये 20 हो गई, तो यानी कि ये तो सेम चलता रहेगा, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहेगा, डिफरेंस जो है वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो अगर दो कर्व्स हम ऐसे बना रहे हैं जिनके अंदर डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो एक पैरेलल लाइंस बनेगी। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है कि दो ऐसे कर्व जिनके अंदर डिफरेंस हमेशा सेम है, या दो ऐसी लाइनें जिनके अंदर डिफरेंस ऑलवेज सेम है। और इनिशियल पॉइंट भी पता लग गया आपको कहां से शुरू होगा, इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, ये यहां से शुरू होगा, यानी उसके बाद ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल चलेगा। सो दिस विल बी माय टोटल कॉस्ट। समझ आ गया, आगे देखते हैं अभी दोबारा से इसको। चलो, तो ये लो जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हमने बात करी। ठीक है, आप इसको कर्व्ड बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, जब हमने एक साथ बनाया तो कर्व्ड ही बनाया। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके एक बार डायग्राम बना के देखेंगे अगर डाउट है तो। ठीक है, इजी है। चलो, फिर आता है एवरेज कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट हमने पढ़ा, टोटल कॉस्ट हमने देखा कि बढ़ ही रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और वो नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ रहे हैं साथ साथ। तो अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ाएंगे और टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो मेरी जो एवरेज कॉस्ट है, सिर्फ एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं अभी, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इनिशियली तो गिरेगी। इनिशियली बिजनेस एफिशिएंट होता है, बिजनेस में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो इनिशियली मेरी पर यूनिट की कॉस्ट जो है वो कम होती रहेगी। फिर एक पॉइंट आएगा जो एक फर्म का मिनिमम पॉइंट होगा, जिसे हम कह सकते हैं, उसके बाद जो मतलब या मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट कह सकते हैं, उसके बाद बिजनेस की पर यूनिट की कॉस्ट जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मेरा एसी कर्व कैसा बना, यू शेप बना कि नहीं, तो सेम गोज विद एबीसी। तो ये देखो बच्चों, एटीसी बोल लो या एसी बोल लो, एक ही बात है, यू शेप जा रहा है ना। और एवीसी भी अगर आप देखेंगे वो भी यू शेप है हमारे पास, ये रहा सॉरी, यहाँ से ये एवीसी है ना। एएफसी की अगर बात करें, अगर मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज सेम है, ठीक है ना, एक चीज समझते हैं छोटी सी, अगर मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कहा कि ऑलवेज सेम है, लेट्स जैसे मैंने किया 12 है, चलो, पर यूनिट बढ़ रहा है 1 बाय 1, है ना। तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो किसी का भी एवरेज कैसे निकलता है, देखो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, अगर मेरे को टोटल एवरेज कॉस्ट निकालना है, पहले क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट। अगर मेरे को निकालना है एवरेज कॉस्ट तो मैं टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा। अगर मेरे को निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। अगर मेरे को निकालना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। किसी का भी अगर एवरेज निकालना है तो उसके टोटल को अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट, तो किसी के भी टोटल को अगर आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वही तो होती है एवरेज। ठीक है, तो देखो 12 बाय 1 क्या होगा 12, 12 बाय 2 करेंगे 6, 12 बाय 3 करेंगे 4, 12 बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा 3। ये देख रहे हो कम होती जा रही है। तो जब कोई कर्व कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है तो उसका बिहेवियर क्या है ग्राफ में, वो कहीं ऊपर टॉप से स्टार्ट होगा और फिर गिरता चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखो ये एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, टच नहीं करेगा एक्सिस को। टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये जीरो हो जाए। अगर ये एक्सिस पे टच कर देगा तो एएफसी जीरो होगा, और एएफसी तब जीरो होगा जब ये जीरो होगा, और जो कि कभी होता नहीं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ही अगर कभी जीरो नहीं होगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कभी जीरो
नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहेंगे कि गिरता है ऊपर से, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आकर ही एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू कर देता है। समझ गए? तो यानी आप क्या करोगे, उसके बाद आपकी प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर लेवल पे आकर रुक जाएगी और टोटल फिक्स कॉस्ट उतनी लग रही होगी। सपोज यहीं रुक जाता है अगर, तो अब ये 3 चलता रहेगा। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसे फॉल करेगी, फिर एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू कर देगी, टच नहीं करेगी एक्सिस पे। क्लियर है बच्चों? तो अगर हमने टोटल वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी के हिसाब से अगर हम एवरेज वाला फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होगा, यही होगा ना। देखो, एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। इजी है? चलो आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल वर्ड हम जब भी पढ़ते हैं यानी हम एडिशनल की बात करते हैं, कुछ इन एडिशन। ठीक है, हमने शायद ये प्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट है ना। तो एडिशनल कॉस्ट मतलब जब भी आप कोई एडिशनल यूनिट बना रहे हो उस पर लगने वाली एडिशनल कॉस्ट क्या होगी? एडिशनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस यूनिट। यानी जिस भी लेवल की आप मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हो उस लेवल की आप लो टोटल कॉस्ट और उसमें से उससे पहले वाले यूनिट की टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। कहने का मतलब अगर आप मार्जिनल कॉस्ट जानना चाहते हो 10th यूनिट की, किसकी? 10th यूनिट की, तो आप टोटल कॉस्ट लो 10 यूनिट्स की। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? जो उतने यूनिट्स बनाने तक की टोटल कॉस्ट है। तो 10 यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट माइनस कर दो 9 यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट, तो आपके पास सिर्फ 10th यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो यही होता है हमारे पास फॉर्मूला TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, और एक और फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो वो है, वो क्या होगा बच्चों? वो होगा डेल्टा TC यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इससे भी आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। ठीक है कि नहीं? चलो तो देखो डेफिनेशन क्या हुई, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, डेल्टा TC डिवाइड बाय डेल्टा Q। ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ लिया हमने। अब MC कर्व भी यू शेप ही होता है, क्योंकि हम कोई भी कर्व को यू शेप पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो बेनिफिट वाली चीज़ है कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, जो हमने एवरेज कॉस्ट पढ़ी पीछे, और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि एक बिजनेस जो है जब डाउन जाता है तो उसकी पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी तो एडिशनल कॉस्ट ही है। तो आपकी एडिशनल कॉस्ट भी शुरुआत में तो कम होगी, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, बिजनेस की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप ही बनता है। ठीक है, तो पीछे डायग्राम में अगर हम जाएं वापस तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट दिख रहा है आपको। मार्जिनल कॉस्ट ने कहां पे कट करा है? देखो ध्यान से, AC और AVC दोनों के मिनिमम पे कट करेगा। ये AVC का मिनिमम है, ये AC का मिनिमम है। ठीक है, अगर हम यहां पर अलग से बनाए बच्चों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका रिलेशनशिप पूछा जाता है। ठीक है ना, उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है बड़े आराम से। तो ये हो गया AVC यहां पर। तो देखो दोनों का मिनिमम अगर मैं मार्क करूं तो ये मिनिमम से जाएगा MC। अब अगर मैं इनके रिलेशनशिप समझूं तो डायग्राम से क्या क्या समझ आ रहा है? जब AC फॉल हो रहा है तो MC भी फॉल ही हो रहा है ना। फिर हम कह सकते हैं MC राइजेस फास्टर देन AC एंड AVC। ये दोनों बाद में राइज करना शुरू हुए, ये पहले राइज करना शुरू हो गया। फिर MC जो है दोनों के मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। ठीक है जी, फिर आफ्टर द मिनिमम पॉइंट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ MC इज मोर देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ AC एंड AVC। दोनों के जो रेट ऑफ इंक्रीज है उससे ज्यादा है, तभी तो ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा। वो ऐसे जा रहे हैं धीरे धीरे, ये सीधा चला गया ऊपर। तो ये सारे रिलेशनशिप वाले पॉइंट्स हैं, अभी आगे आएंगे, देखते हैं। चलो जी, ये समझ आया। फिर क्या है, अब देखो TFC क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फटाफट देख लेते हैं। TVC क्या पड़ा? स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इनिशियली इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट देन एट इंक्रीजिंग रेट। जो TVC हमारा ऊपर की तरफ जाता है। TC क्या है? पैरेलल टू TVC, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा TFC का, शिफ्टेड अपवर्ड बाय TFC। ठीक है जी। AFC क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। मैं आपको बता चुका हूं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा पर एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा। AVC यू शेप्ड है, AC यू शेप्ड है, लाइज अबव द AVC, AVC के ऊपर होता है। MC अगर बात करें तो यू शेप्ड है, कट्स AVC एंड AC एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब रिलेशनशिप देखो, जब AC फॉल होगा तो MC लेस देन AC होगा। दोबारा बना देता हूं यहां पर सामने, ये लो, अगर डाउट है तो फिर से देखो। ये AC था, तीनों कर्व्स एक साथ बनाते हैं। ये AVC है, AVC को आप देख रहे हो उसके पास पास पहुंच रहा है, ये भी इसको टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा? टच करने का मतलब ये दोनों सेम हो गए। और ये दोनों सेम कब होंगे? जो अभी हमने पढ़ा, ध्यान देंगे। AC और AVC कब इक्वल हो सकते हैं? जब ये जीरो हो। लेकिन फिर से अभी हमने पीछे पढ़ा AFC जीरो होता ही नहीं, तो इसलिए AFC कम हो रहा होता है, तो इसलिए इनका गैप भी धीरे धीरे कम होता रहता है। पर ये भी आपस में टच नहीं करते। ये अगर टच कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि AFC जीरो, पर AFC कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं होता। ठीक है ना। और इनके मिनिमम इनके मिनिमम से क्या निकलेगा बच्चों? MC। ठीक है जी। तो अब देखेंगे, कह रहा है जब AC फॉल हो रहा है, जब AC फॉल हो रहा है तो MC लेस देन AC है। बिल्कुल ठीक है, जब AC फॉल हो रहा है तो इसके नीचे। जब AC राइज हो गया, जब AC राइज करना शुरू हो गया तो MC इससे बड़ा हो गया।
है कि नहीं, और जब AC मिनिमम पे है तो MC इज इक्वल्स टू AC। ऐसे ही आप रिलेशनशिप ABC के साथ भी समझ सकते हो, सिंपल है कि नहीं। फिर बात करते हैं स्पेशल कॉस्ट टाइप्स की। स्पेशल और कौन कौन सी कॉस्ट है, एक तो आ गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हमने वेरिएबल तो पढ़ा, सेमी वेरिएबल मतलब जहां पर कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट फिक्स है। सेमी फिक्स्ड बोलो या सेमी वेरिएबल बोलो, एक ही मतलब है कि जहां पर एक ही कॉस्ट दोनों तरीके से। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आपको बोल दिया कि भाई 200 रुपए तो आपके फिक्स लगेंगे ही लगेंगे, 200 रुपीज फिक्स है, उसके ऊपर आप जितना यूज करोगे वो वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो हम देखेंगे तो फिक्स प्लस वेरिएबल है ना। तो देखो पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है जी। फिर आता है स्टेयर स्टेप कॉस्ट, ये क्या होता है, फिक्स्ड ओवर अ रेंज जंप्स एट सर्टेन आउटपुट लेवल, एग्जांपल सुपरवाइजर सैलरी व्हेन अ न्यू शिफ्ट स्टार्ट। क्या मतलब कि वैसे तो फिक्स रहेगी रेंज तक, लेकिन जंप कर जाते हैं सर्टेन आउटपुट लेवल पर, कि मैक्सिमम ये फिक्स रहती है लेकिन एक सर्टेन आउटपुट लेवल के बाद ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे ही न्यू शिफ्ट स्टार्ट हुई, सुपरवाइजर सैलरी के हिसाब से बात करें कि भाई इतने से इतने बजे तक तो सैलरी फिक्स ही थी, लेकिन एक न्यू शिफ्ट स्टार्ट होगी तो उसकी सैलरी जंप कर गई आगे, ठीक है ना। तो एक मैक्सिमम लेवल तक फिक्स रहती है, उसके ऊपर अगर वो चली जाए चीज तो थोड़ा सा पार्ट ऐड हो जाता है आगे, ठीक है ना। तो मतलब मैक्सिमम पार्ट फिक्स और थोड़ा सा और ऐड हो जाता है आगे, तो इसको हम बोलते हैं स्टेयर स्टेप कॉस्ट, ठीक है बच्चों। चलो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, देखो जितने भी आपके हमने जो एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ा है पीछे, वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब एक चीज समझते हैं, अगर आप इसको यहां लेते हैं अलग से, देखो अगर बच्चों एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें, छोटा सा, ये मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसको हम नाम दे देते हैं SAC1। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, कि जब इनिशियली बिजनेस स्टार्ट होता है तो कॉस्ट कम हो रही है, फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, यही मतलब है इस बात का, है ना। तो बिजनेस ने क्या सोचा कि हम क्यों ना एक नया प्लांट लगा दें, है ना, एक नया प्लांट लगा दे, उसकी भी एक कॉस्ट होगी। अब जब वो लगेगा नया प्लांट तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी स्टार्टिंग में, पर यूनिट कॉस्ट, है ना, और फिर एक सर्टेन लेवल के बाद वो भी बढ़ जाएगी। तो वो कुछ ऐसा बनेगा कर्व, ये लो दिस इज SAC2। तो ऐसा क्यों करा गया कि जो इसकी बढ़ती हुई कॉस्ट थी पर यूनिट की और दूसरे प्लांट की जो कम होती हुई कॉस्ट थी वो आपस में कॉम्पनसेट हो गई। इसका सीधा मतलब समझो तो एक जगह आपको नुकसान हो रहा था तो दूसरी जगह आपने कोई फायदे वाली चीज कर दी, तो एक जगह का नुकसान और दूसरी जगह का फायदा आपका आपस में कॉम्पनसेट हो गया, है ना, कॉम्पनसेट हो गया। तो वो लॉस आपको इतना लॉस नहीं लगने लगा क्योंकि दूसरी जगह आपने थोड़ा सा प्रॉफिट भी अर्न कर लिया, इसलिए। तो ऐसा बिजनेस ने फिर से क्या कहा कि जब दूसरे प्लांट की बारी आई कॉस्ट बढ़ने की, फिर से एक और प्लांट डाल दिया, तो ये भी हो गया SAC3, और ये सिलसिला ऐसे चलता रहा, ठीक है ना। तो ओवरऑल जब आपने सारे एवरेज कॉस्ट कर्व के टेंजेंट करते हुए कर्व निकाला, सो दैट इज LAC, जो ओवरऑल बिजनेस की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दिखाता है। और ये भी आप देखोगे तो यू शेप ही होता है। इसमें आप एक ऑप्टिमाइजेशन लेवल मार्क कर सकते हो, जहां पर आपके बिजनेस की जितना भी अभी तक का टाइम पीरियड आप मेजर कर रहे हो, उसके अंदर ओवरऑल आपका सबसे कम कॉस्ट कौन से आउटपुट पे लगी है, दैट इज ऑप्टिमम लेवल, ठीक है, कि पूरे ओवरऑल बिजनेस की जर्नी में आपका जो सबसे मिनिमम कॉस्ट किस आउटपुट पे थी, तो जहां पर आपका ओवरऑल LAC कर्व सबसे कम था। ये इसका कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके और नाम भी है, प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं इसको, एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। चलो क्या क्या समझ आया, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, नो फिक्स्ड कॉस्ट, सारे के सारे वेरिएबल है, कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। प्लानिंग होराइजन, फर्म्स चूज द ऑप्टिमल प्लांट साइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट। फर्म अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट की कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए ऑप्टिमल प्लांट साइज चूज करती है। ये मैंने आपको बताया भी कि एक SAC बढ़ रहा है अगर, तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा प्लांट डाल देते हैं ताकि वो कंपनसेट हो जाए। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को द लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन इनपुट्स आर वेरिएबल, लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट, जो हमने ऑप्टिमल लेवल की बात करी थी ना कि लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं, ठीक है जी। डेरिवेशन कैसे, LAC का सिंपल एक एनवेलप कर्व भी बोलते हैं इसको, इट रैप्स अराउंड और टेंजेंट टू ऑल द पॉसिबल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। समझ पा रहे होगे आप, जो मैंने ग्राफ बनाया था अभी, कि जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हो गए उन सबके टेंजेंट होता है। ईच SAC कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट प्लांट साइज, हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिफरेंट प्लांट साइज को डिनोट करता है। फर्म चूजेस SAC कर्व दैट गिव्स द लोएस्ट कॉस्ट फॉर डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है ना, फर्म उस SAC कर्व को चूज करते हैं जहां पर लोएस्ट कॉस्ट होती है डिजायर्ड आउटपुट के लिए, ठीक है बच्चों। चलो ये हमने बात करी है, तो देख लो ये हमारे अलग अलग SAC बने, कि हमने एक जूम्ड वर्जन है समझ लो ये, और ये अगर हम देखें तो अलग अलग बनाए हमने सारे, और सबको ओवरऑल टेंजेंट करता हुआ जा रहा है हमारा LAC, ठीक है। यही कर्व हमने डिस्कस किया था अभी, देखो ये हमारा ऑप्टिमम लेवल हो गया जहां पर ओवरऑल बिजनेस का सबसे कम कॉस्ट लगी, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके डायग्राम बनाने का जरूर ट्राई करेंगे समझने के लिए, ठीक है बच्चों। चलो यहां तक समझ आया।
अब आता है यू शेप्ड एलएसी के बारे में। इनिशियली डिक्लाइन होता है क्योंकि ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब हम वर्ड यूज करते हैं यानी सब अच्छा चल रहा है, वो चीज़ जो आपके बिजनेस को बेनिफिट दे रही है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो इनिशियली डिक्लाइन होता है क्योंकि स्टार्टिंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, फिर इवेंचुअली राइज कर जाता है ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी उसके बाद क्या आता है, मैनेजमेंट इश्यूज या कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स या फिर मार्केट कंपटीशन या एक्सटर्नल कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज या कोई भी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जिससे अब आपकी बिजनेस हैम्पर होता है और वो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये रीजन है पहले गिरने के और बाद में बढ़ने के। जब भी कोई कॉस्ट पहले गिरेगी और बाद में बढ़ेगी तो वो यू शेप ही होगा। और एल शेप एलएसी कर्व एक मॉडर्न, एक कॉस्ट फॉल रैपिडली एट फर्स्ट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब अब जो मॉडर्न आपका एलएसी कर्व है वो अब यू शेप नहीं है, वो एल शेप है कि एकदम से ऐसे गिरेगा, एकदम से गिरता है इनिशियली, ठीक है ना। तो कह रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉस्ट फॉल रैपिडली, इनिशियली तो बहुत तेज गिरती है, फिर क्या होता है, देन फ्लैटन आउट्स ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि भाई पहले तो फॉल हुआ, पहले एकदम से फॉल हुआ, फिर लार्जर स्केल तक वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये मॉडर्न एलएसी कर्व है, ठीक है बच्चों। फिर आता है डू नॉट राइज इन द लॉन्ग रन फॉर मेनी मॉडर्न फर्म्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूड इकोनॉमीज। अब कह रहे हैं कि बहुत सारी, अब ये राइज भी नहीं होती आगे, कांस्टेंट ही चलती रहती है क्योंकि लार्ज फर्म जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल लंबे समय तक एंजॉय करती है। तो लंबे समय तक अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करेंगी, मतलब डिस इकोनॉमीज हो ही नहीं रही कुछ, तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट चलती रहेगी। पहले इनिशियली गिरेगी, फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे कांस्टेंट चलती रहेगी, ठीक है ना। चलो जी, तो क्या क्या समझ आया। LAC टेंजेंट टू द SAC कर्व बट नॉट एट देयर मिनिमम पॉइंट्स एक्सेप्ट एट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है वहीं पर ही मिनिमम पे है। ग्राफ देखेंगे दोबारा, ये देखो, बाकी सबको तो सिर्फ कहीं ना कहीं टच कर रहा है, लेकिन जो सबसे ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है वो ये वाला, जहां पर इस वाले SAC को मिनिमम पे कट कर रहा है, ठीक है ना। और व्हेन LAC इज फॉलिंग टेंजेंट टू फॉलिंग पार्ट ऑफ SAC, जितना भी SAC का फॉलिंग पार्ट होगा वहीं पर ही टेंजेंट होगा। व्हेन LAC इज राइजिंग टेंजेंट्स टू राइजिंग पार्ट ऑफ SAC। तो देखो फिर से डायग्राम में, स्टार्टिंग वाले SAC जो इनके डाउनवर्ड वाले पार्ट पे टेंजेंट है, और इसके बाद जो SAC है इनके इंक्रीज वाले पार्ट पे टेंजेंट है, तो ये कह रहे हैं, ठीक है जी। ऑप्टिमम आउटपुट कौन सा है, वेयर LAC इज मिनिमम एंड टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग SAC। बता चुका मैं आपको, ऑप्टिमम आउटपुट वो है कि जहां पर ओवरऑल LAC सबसे मिनिमम पॉइंट पर है और एक SAC भी है जिसका मिनिमम पॉइंट भी वही है, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर का यूनिट थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो, आई होप बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। बेटा कमेंट करके बताना जरूर आपको वीडियो कैसी लगी, मजा आया पढ़ने में, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।